SST बाय लोकेश पर आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे चलते हैं आज के इस धांसू एक्सप्लेनर में, जहां हम बात करने वाले हैं क्लास 9 SST बुक के हिस्ट्री चैप्टर 2 की, यानी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। सोचिए जरा, 20वीं सदी के शुरुआत में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे के पूरे रूसी साम्राज्य को एक हिस्टोरिकल प्रेशर कुकर बना दिया। आज यही जानना है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अपना रोड मैप एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे बदलाव के दौर से, फिर चलेंगे 1914 के रूसी साम्राज्य में, उसके बाद 1905 और 1917 की क्रांतियों की आग को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे इस सबका नतीजा, यानी शुरुआती यूरोपियन पॉलिटिकल आइडियाज से लेकर सीधे रशियन रेवोल्यूशन के धमाके तक। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले हिस्से की, बदलाव का दौर, विचारधाराएं और उद्योग। इस क्रांति को ढंग से समझने के लिए पहले हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के ठीक बाद वाले यूरोप को देखना पड़ेगा। उस वक्त समाज और सत्ता पर किसका कंट्रोल हो, इसको लेकर हर तरफ गर्मागर्म बहस छिड़ गई थी। अब यहाँ 3 मुख्य राजनैतिक ग्रुप्स के बीच का अंतर बेहद दिलचस्प है। पहले थे कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी, जो चाहते थे कि बदलाव बहुत आराम से हो और पुरानी परंपराओं को चोट न पहुंचे। दूसरे थे लिबरल्स, जो चुनी हुई सरकार तो चाहते थे, लेकिन वोटिंग का हक सिर्फ उन्हें देना चाहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो। और तीसरे थे रेडिकल्स, जो मांग करते थे कि मेजॉरिटी का शासन हो और सबको बराबर अधिकार मिले। इन्हीं रेडिकल्स ने सफ्रेजेट मूवमेंट को फुल सपोर्ट किया। ये मूवमेंट था वोट डालने के अधिकार के लिए, खास करके महिलाओं के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब लोग पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक समानता की खुलकर मांग करने लगे थे। अब इन तस्वीरों से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति का सच्चा और थोड़ा डरावना पहलू देखिए। नए शहर तो बन रहे थे, पर रूस के इन क्रैम्प्ड डॉर्मेटरीज में लोग भेड़ बकरियों की तरह रहने को मजबूर थे। औरतों, मर्दों और बच्चों सभी से कारखानों में दिन रात काम करवाया जा रहा था, और वो भी एकदम ना के बराबर पैसों के लिए। ऐसी हालत में समाज के अंदर एक आग तो सुलगनी ही थी ना। ऑलराइट, तो अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, 1914 का रूसी साम्राज्य और उसका समाज। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करके चलते हैं और देखते हैं कि ज़ार निकोलस द्वितीय के राज में रूसी साम्राज्य का असली हाल क्या था। इस नक्शे को देखिए, रूसी साम्राज्य कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था। ये यूरोप से शुरू होकर सीधे पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ था, और इसमें अलग अलग धर्मों को मानने वाली एक बेहद विविध आबादी रहती थी। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च तो था ही, पर कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट सब इसका हिस्सा थे। इतने विशाल और अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ संभालना और उन पर शासन करना कोई आसान काम नहीं था। और यहाँ आती है सबसे अहम बात, रूसी आबादी का एक हैरानगेज हिस्सा, लगभग 85% लोग, हाँ 85% लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर थे। ये आबादी आपस में छोटे छोटी कम्यून्स बनाकर खेती करती थी, जिससे ये पूरी तरह से एक कृषि प्रधान समाज बन जाता था। अगर हम इस 85% की तुलना फ्रांस या जर्मनी से करें, जहां खेती पर निर्भर आबादी सिर्फ 40 से 50% के आसपास थी, तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि रूसी किसानों के कंधों पर कितना बड़ा आर्थिक बोझ था। खैर, देश खेती पर चल रहा था, पर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेजी से औद्योगिकरण भी शुरू हो चुका था। 1890 के दशक में रेलवेज का जाल बिछा और विदेशी निवेश अचानक से बढ़ गया। कोयला और स्टील का उत्पादन आसमान छूने लगा। लेकिन इन चमकती फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों की जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। सोचिए, 10 से 12 घंटे और कभी-कभी वर्कशॉप्स में 15 घंटे तक की थका देने वाली शिफ्ट्स, और रहने के लिए वही छोटे-छोटे कमरे जहां लोग बस शिफ्ट्स के हिसाब से बिस्तर बांटते थे। यहाँ से बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। 1905 की क्रांति, एक चिंगारी। गरीबी, लंबा काम, अत्याचार और थकान, इन सब ने मिलकर समाज में इतना प्रेशर बना दिया था कि आखिरकार विद्रोह की पहली चिंगारी भड़क ही उठी। और वो चिंगारी भड़की ब्लडी संडे के रूप में। हुआ ये कि फादर गैपन की अगुवाई में मजदूरों का एक बिल्कुल शांतिपूर्ण जुलूस ज़ार के विंटर पैलेस पहुंचा। वो बस अपनी मांगे रखना चाहते थे, पर उन पर पुलिस और कोसैक्स ने हमला कर दिया। इस बेहद दर्दनाक घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और करीब 300 घायल हुए। इतिहास में इस खूनी रविवार ने ही 1905 की क्रांति की आग को पूरे देश में फैला दिया।
इसके बाद आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, 1917 की क्रांतियां। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने तो वैसे ही साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। विशाल रूसी सेना को भयंकर नुकसान उठाना पड़ रहा था और अब देश की जनता और सिपाही दोनों के ही सब्र का बांध टूट चुका था। अक्सर इतिहास आम इंसानों के उन छोटे फैसलों से बनता है। जरा मार्फा नाम की इस फैक्ट्री वर्कर के इन शब्दों पर गौर कीजिए। जब बाकी सब भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। फरवरी 1917 में भूखमरी के खिलाफ विरोध जताते हुए उसने अपना काम रोक दिया और देखते ही देखते दूसरी औरतों और फिर मर्दों ने भी अपने औजार जमीन पर डाल दिए। ये शब्द उस असली रुला देने वाली इंसानी मजबूरी को बयान करते हैं जिसने क्रांति को सच में जन्म दिया। इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए कि डोमिनोज कितनी तेजी से गिरे। 1905 के प्रदर्शनों से बात शुरू हुई, फिर मार्च 1917 में आखिरकार जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ गई। एक आंतरिक सरकार आई, पर कहानी वहां नहीं रुकी। अक्टूबर 1917 आते आते बोल्शेविक्स ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसके बाद देश एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध में चला गया। मोमेंटम तब और तेज हुआ जब एग्जाइल काटते हुए नेता व्लादिमीर लेनिन अप्रैल 1917 में रूस वापस लौट आए। आते ही उन्होंने इस आंदोलनों में एक नई जान फूंक दी और 3 बहुत ही रैडिकल मांगे रखी, जिन्हें हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। उन्होंने मांग की, पहला, युद्ध को तुरंत रोका जाए, दूसरा, सारी जमीन किसानों के हवाले हो, और तीसरा, सभी बैंक्स का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इस विशाल भीड़ को देखकर उस आंदोलन के पैमाने का एहसास होता है। अक्टूबर आते आते बोल्शेविक्स, जो निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूरी तरह से खिलाफ थे, उन्होंने सरकारी इमारतों और सत्ता पर सफलतापूर्वक कब्जा जमा लिया था। ज्यादातर उद्योग और बैंक्स अब गवर्नमेंट के थे। इस एक कदम ने सदियों पुराने समाज के ताने बाने को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। और अब आखिर में आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, द आफ्टरमैथ, यानी इस पूरे हंगामे का नतीजा क्या निकला। सत्ता पर कब्जा करना एक बात है, पर उस नए सिस्टम को चलाना और विरोध को दबाना बिल्कुल अलग। क्रांति के तुरंत बाद जो हालात बने, उन्होंने पूरे देश को अफरा तफरी में डाल दिया। जैसे ही बोल्शेविक्स ने जमीन बांटने का आदेश दिया, सेना टूटने लगी, क्योंकि ज्यादातर सिपाही तो किसान ही थे और वो जमीन लेने अपने गांव वापस जाना चाहते थे। इसके चलते देश में एक भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध मुख्य रूप से 3 फैक्शंस के बीच था, रेड्स यानी बोल्शेविक्स, ग्रीन्स यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और व्हाइट्स जो जार के समर्थक थे। हैरानी की बात यह थी कि इन व्हाइट्स और ग्रीन्स को बाहरी विदेशी सेनाओं का भी सपोर्ट मिल रहा था, जो रूस में समाजवाद को फैलते हुए नहीं देखना चाहती थी। अपने देश में युद्ध लड़ने के साथ साथ बोल्शेविक्स दुनिया भर में अपनी विचारधारा फैलाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने 1919 में कॉमिनटर्न बनाया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका सीधा सा मकसद था कि रूस के बाहर भी दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को एकजुट किया जाए। देश के अंदर इस बड़े सामाजिक बदलाव को लोगों के दिमाग में पक्का करने के लिए सब कुछ बदल दिया गया। पुरानी शाही उपाधियां बंद हो गईं, अमीरों के बड़े घरों के हिस्से करके गरीबों को दे दिए गए। यहां तक कि सेना और सरकारी अफसरों का ड्रेस कोड भी बदल गया। 1918 में सेना के लिए ये नई सोवियत टोपी डिजाइन की गई थी, जिसे बुडेनोव्का कहते थे। ये सिर्फ एक टोपी नहीं, नए रूस का एक बड़ा प्रतीक थी। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉस्को का दौरा किया था और उनका ये कोट इस क्रांति के असर को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। उन्होंने महसूस किया कि जो आम जनता सदियों से पर्दे के पीछे छिपी थी, वो अब आगे आ खड़ी हुई थी। आम आदमी और मजदूर अब अमीरों के दबे कुचले नहीं थे। इसने उन्हें भारत के किसानों और मजदूरों की याद दिला दी कि कैसे मेहनतकश वर्ग अचानक से समाज का शासक बन गया था। तो जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है और हम इन सोर्सेस से आगे बढ़ते हैं, तो एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जब कोई समाज अपने आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से पलट देता है, जैसा कि रूस में हुआ, तो क्या कभी बिना हिंसा और दुख दर्द के सच्ची समानता हासिल की जा सकती है? इस गहरी सोच के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर SST बाय लोकेश पर बने रहने के लिए शुक्रिया। इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। थैंक यू।